English show. I'm your English mentor Vishal Vats, and I welcome you once again on this beautiful, amazing, and buoyant session where we decode the deep data of the articles from the economics background. I welcome my guest, Yadvin sir, the current affair expert. Please come, sir. Hello, sir. Idea. एंड हमारे पास आर्टिफिशियल फूल ही है, मतलब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हम अपने गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं फूल बरसाते हुए। और आज हमारे बीच फिर से नहीं रहे सुकेश सर, किसी कारण से वो बिजी हैं, उनकी मैराथन्स लगी हुई हैं। तो आज हमारे यादविन सर ही डिकोड करेंगे करंट अफेयर्स को भी और जो आपके बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। हाँ, कुछ इंग्लिश के वर्ड ज़रूर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा उसमें, ताकि आपकी तैयारी हो जाए और हमारी कोशिश कि डिस्कशन से आपके जो फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हों। तो मैं क्वेश्चंस करता हूं और हमारे एक्सपर्ट्स हमें जवाब देते हैं। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें सुनकर ही याद हो जाएं। तो स्टार्ट करें सर आज का सेशन। और आज मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि आज का जो आर्टिकल है वो हमने कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करी है। ये आइडिया यादविन सर का ही था कि क्यों ना हम बच्चों को, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बैंकिंग के बैकग्राउंड के हैं, तो क्यों ना हम उनको कोर इकोनॉमिक्स के ही आर्टिकल्स लें। क्योंकि द हिंदू में क्या होता है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के आर्टिकल्स आते हैं। तो हमने अब डिसाइड किया है कि आपको एकदम फ्रेश न्यू इकोनॉमिक्स के ही कॉन्सेप्ट वाले आर्टिकल्स हम इस शो में लिया करेंगे। वो हिंदू एडिटोरियल से भी हो सकते हैं, कभी कभी किसी दूसरे न्यूज़पेपर से भी हो सकते हैं। जैसे आज हमने मनी कंट्रोल वेबसाइट से एक आर्टिकल लिया है विच इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक्स कंटेंट। तो आज के आर्टिकल में सर बात कर रहे हैं, तो मैं रीड कर देता हूं और सर फिर इस पर बताएंगे। सर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बता रहा है 24-25 फाइनेंशियल ईयर का, कह रहा है नैरोली मिस्ड द टारगेट मिस कर दिया है। इवन एज इट ग्रू 13.57%, हालांकि ग्रोथ हुआ है, 22.6 लाख करोड़ रुपी गया है। एंड इट इज इवन आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द हाईएस्ट एवर अमाउंट ऑफ रिफंड डिलीवर्ड। तो ऑफिशियल डाटा सेड ऑन फ्राइडे। तो सर ये मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को एक्सप्लेन करें कि ये कैसे हो सकता है कि ग्रोथ भी है लेकिन टारगेट मिस भी हो गया है। सर फ्रेंड्स और सर दोनों से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बच्चों को एक बात हम क्लियर कर देते हैं कि जैसे हम बात करते हैं टैक्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम कमाने पर चुकाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स हम खर्च करने। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी खर्च कर रहे हैं, तो उसके साथ जो आप टैक्स देते हो वो दुकानदार को देते हो। और वहां से वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट तक चला जाता है, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि जीएसटी, जैसे कि पहले होता था सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, अभी भी होता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, लिकर वगैरह पर। और अब वो जीएसटी होने लगा है। तो जब हम पैसा कहीं भी खर्च करते हैं तो वहां जीएसटी लगता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि सरकार तक सीधा नहीं पहुंचा। ओके, वो पहले हम मार्केट में देते, फिर वो व्यक्ति फिल करता है, वो जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। इस वजह से वो इनडायरेक्ट पहुंच रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ऑलराइट। अब डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आपकी जो अर्निंग है, या एक रेस्टोरेंट का ओनर जो अर्न कर रहा है, या मुकेश अंबानी जो अर्न कर रहे हैं, उनकी कंपनी जो अर्न कर रही है, तो जो भी उन्होंने कमाया है वो सीधा किसके हाथ में दे रहे हैं? दुकानदार के हाथ में नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में। तो हमने सीधा खुद गवर्नमेंट को हाथ में वो टैक्स दिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इसलिए उसे हम जो है वो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो बेसिकली जैसे हमारे घर में होता है कि हम अपने घर में जो भी खर्चा करते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, और जो वाइफ निकाल लेती है या वाइफ को दे देते हैं हम, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। हाँ, अगर आप वाइफ को गवर्नमेंट का दर्जा दे रहे हैं, सरकार अगर वही है घर में, है ना, मतलब सरकार उन्हीं की है, तो फिर हाँ, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो ठीक है जी। तो भैया डायरेक्ट टैक्स हो गया जो सरकार को हम सीधा अपनी इनकम पर पे करते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स में दो तरह से हो जाता है। एक तो होता है इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल पे करता है, इंडिविजुअल मतलब आप या मैं, और एक होता है कंपनी जब पे करती है तो उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, है ना। कंपनीज की इनकम पर जो टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स है। तो फ्रेंड्स, जब ये बेसिकली टैक्स वसूला जाता है ना, जब भी टैक्स वसूला जाता है तो उससे पहले बजट में सरकार क्या करती है, अपने टारगेट सेट करती है कि हमें इस साल इतना इनडायरेक्ट टैक्स और इतना डायरेक्ट टैक्स वसूलना है। मतलब टोटल टैक्स कलेक्शन का टारगेट हमारा इतना है, और उसके हिसाब से फिर साल भर वो एफर्ट लगाती है। तो आपको बता दें कि इस बार जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का, डायरेक्ट टैक्स मतलब ये कि कंपनियां जो टैक्स पे करेंगी और इंडिविजुअल हम जो टैक्स पे करेंगे, तो उसका जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 22,07,000 करोड़ रुपीस, है ना।
22,07,000 करोड़ रुपए का ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अच्छा अब फिर धीरे 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 ओवर द टाइम ऐसा महसूस हुआ कि इस बार जो है टैक्स का जो फ्लो है ना, जो टैक्स भरने का फ्लो है बहुत अच्छा है, ज्यादा है, लोग ज्यादा जो है टैक्स भर रहे हैं। तो भैया फिर हमें लगा कि यार ये इससे नहीं, हम थोड़ा सा बड़ा टारगेट बना लेते। तो हमने जो है 22,07,000 की जगह हमने 22,37,000 करोड़ रुपीस का क्या बना दिया, लक्ष्य बना दिया कि भैया नहीं, हम इतना टैक्स वसूलेंगे। राइट, ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया। अब हमने चेंज कर दिया तो चेंज करने के बाद फाइनली हमने जो अर्न किया है, या ये कह लें कि सरकार ने जो टैक्स कमाया है, या टैक्स जो है सरकार को मिला है लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा, टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। आपसे पूछा जाए कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, तो आप बताओगे इनकम टैक्स होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है और कॉर्पोरेट टैक्स होता है। ओके, ये 4 तरह के टैक्स होते हैं। ये चारों टैक्स जो है किस दायरे में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स में, है ना। इनकम टैक्स आप भरोगे, कैपिटल गेन टैक्स जब आप कुछ बेचोगे, प्लॉट बेच प्रॉपर्टीज दिया, बेचते हैं गोल्ड बेच जैसे, दिया, राइट, तो तब आपको प्रॉफिट जो भी होता है, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है वो आपका कैपिटल गेन टैक्स हो गया, आपकी कैपिटल गेन हो रही है ना। उसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आप अभी शायद मेरे हिसाब से एसटीटी जो है भी डेफिनेटली इस तरह के आर्टिकल्स में चर्चा पे होता है, अगर आता है तो मैं बताऊंगा। एसटीटी होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जब आप शेयर्स खरीदते हो तो उस पे टैक्स लगता है, शेयर्स बेचते हो तो उस पे टैक्स लगता है। तो शेयर्स खरीदने और बेचने पे जो टैक्स लगता है वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया। और एक कॉर्पोरेट टैक्स, वो कॉर्पोरेट जो कंपनी का प्रॉफिट है, टैक्स लगता है। ठीक है, हाँ ये सामने ही तो दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये लिखा ना एसटीटी है ना, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो भैया सिंपल सी बात है, कुल मिलाकर सोचा था पहले जुलाई में कि इतना टैक्स वसूलेंगे। जुलाई 2024 में इंटरिम जो है वो हमारा बजट आया था। क्यों आया था, क्योंकि नई सरकार बनी थी। पिछले साल 2024 में फिर से जो है वो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है ना, फिर से जो है नई सरकार हुई और नया हमारा बजट आया, तो वहां पर लक्ष्य रखा गया कि भाई हम इतना जो है वो टैक्स वसूलेंगे। लेकिन फ्लो अच्छा था, टैक्स ज्यादा वसूल रहे थे हम, तो फिर नया लक्ष्य बनाया कि भैया हम जो है इतना वसूलेंगे। लेकिन अब ये तो हमने अचीव कर लिया, जब ये टारगेट बनाया तो ये थोड़ा सा मिस हो गया। और हमने कितना अचीव कर पाए, तो ये अच्छे से याद रख लो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा हो गया 22.26 लाख करोड़ रुपीस। अब ये किस किस फॉर्म में आया, तो डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट अंडर द कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियां चुकाती है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो शेयर्स खरीदने और बेचने पर एक आम आदमी जो है वो संस्थाएं पे करती है। नॉन कॉर्पोरेट टैक्सेस में सर आपकी इनकम आ जाएगी, पर्सनल इनकम आ जाएगी, पर्सनल इनकम आ जाएगी, जो कंपनियों के अलावा है। तो आई थिंक इसी कारण से वो कह रहा है कि ग्रोथ हुई है। मतलब यहां से यहां अगर आप देखोगे तो अगर आप ग्रोथ हुई है, बेस मानोगे तो ग्रोथ हुई है। हाँ ग्रोथ हुई है, बट जो टारगेट था वो थोड़ा सा मिस हो गया। तो इसीलिए वो कह रहा है कि टारगेट मिस हुआ है इवन एज इट ग्रू, जबकि ग्रोथ हुई है। पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ हुई है ना। हाँ, इस साल का टारगेट मिस हो गया, लेकिन हमने क्या किया, अपना टारगेट ही बढ़ा लिया, हमने टारगेट बढ़ाया, है ना। अगर मैं जैसे मैं कहूं ना कि भैया मैं तो बहुत हैंडसम हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मैं सर को अपना बेस मान लेता हूं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी ना, फिर वहां पर नहीं होता है। तो आप जिसको आधार मानते हो उसके हिसाब से कंपेयर करते हो, तो फिर आप थोड़ा सा कम दिखोगे या ज्यादा दिखोगे, चेंज होता है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर आप जब तक इससे कंपैरिजन कर रहे हो या पिछले साल की कंपैरिजन, तो ग्रोथ है। लेकिन आपने जब इनसे कर दिया टारगेट से, जब आपने सर से कंपैरिजन कर लिया, तो फिर उससे ज्यादा नहीं दिख पाओगे। बात समझ में। चलिए सर प्लीज, हाँ आगे चलते हैं। तो आगे इसमें बोलता है सर कि द नॉन कॉर्पोरेट टैक्सेस कैटेगरी, जिसमें ये सब, इसमें इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, फर्म्स आ जाती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आ जाती हैं, संयुक्त परिवार हमारा। तो भारत में जो एक संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या कानूनी रूप से हो, जिसमें कि आपके माता पिता भाई बहन बच्चे सब, तो ज्वाइंट फैमिली है बेसिकली। तो न्यूक्लियर फैमिली इसमें अलग रखी जाएगी सर, तो वो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल हो गया है ना, जो इंडिविजुअल वन टैक्स पे कर रहा है, अदरवाइज जो फैमिली पूरा मिलके पे कर रही है। ओके, फिर इसमें लोकल अथॉरिटीज आ जाएंगी, और ये लिखा है सर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये क्या चीज है सर, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का मतलब एआई भी टैक्स देगा क्या? एग्जांपल जैसे कि ये आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा पक्ष जो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो जीवित नहीं है, बस वो बन गया संस्था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राम मंदिर का जब केस हुआ, तो उस समय स्वयं रामलला विराजमान या रामलला ट्रस्ट ने जो है केस लड़ा। तो अब रामलला ट्रस्ट जो है कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने केस लड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर जो है हमारा
टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो अगर किसी कंपनी या व्यक्ति या देश के खिलाफ केस लड़ रहा है तो टीसीएस कोई व्यक्ति नहीं है, हाँ, वो भी लेकिन पक्ष है, केस तो तो लड़ रहा बेसिकली है। कोई भी कंपनी जो है जो कंपनी, संस्था, ट्रस्ट, ये सब आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल कहलाती हैं। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल, ओके, है ना? बिकॉज वो डायरेक्ट जैसे मैंने कहा इंसान कि नहीं है। कोचिंग को आप पर पूरा भरोसा है, हाँ, तो वहां पर मैं नहीं हूं, वो वहां पूरा पर पूरा संस्था है। ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा संस्थान है, पर वो जीवित भी नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें डाटा दिखाता है कि जो रिफंड एडजस्ट कर, अच्छा ये रिफंड की जो बात हो रही है सर, ये वही रिफंड है जो हम लोग भी मंगाते हैं टैक्स भरने के बाद जब वापस जो पैसा। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ। मुझे लगता है कि एक बार आप थोड़ा सा आगे इसमें बढ़े, है ना? हाँ, तो हम डायरेक्ट बच्चों को टैक्स पूरा एक कलेक्शन, साथ जो है वो डेफिनेशन समझ। तो 31 मार्च को जब खत्म होता है तो 27.2 लाख करोड़ का ये बता रहा है सर यहाँ पे, जिसमें 15.59% की ग्रोथ बता रहा है। आई थिंक ऊपर 13.57 कुछ लिखा था, तो आप इसका बता देना कि ये कैसे डिफर कर रहा है व्हेन कंपेयर टू द ग्रॉस कलेक्शन ऑफ 23.37। तो आई थिंक ग्रॉस कलेक्शन और नेट कलेक्शन जो कुछ डिफरेंस होता होगा, ये रहा 23-24 फिस्कल ईयर में। सिमिलरली द प्रोविजनल फिगर्स फॉर नेट आफ्टर इशूइंग द फंड, ओके, मतलब फंड इशू करने के बाद जो फिगर बचती है सरकार के पास वो उनका नेट होता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहा वो 22.26 लाख रहा, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ये लीजिए सर। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब टैक्स काटते हैं, है ना, तो ऐसे नहीं होता कि जैसे सरकार ने कहा कि भाई आपने अगर इनकम आपकी 12 लाख से ज्यादा है ना, और 12 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, तो 12 से 17 के बीच में अगर आप कमा रहे हो, राइट, तो हम आपसे मान लीजिए कि हम 15% टैक्स लेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ऐसे नहीं होता है कि साल के किसी एक मंथ में अगर जैसे किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है ना, और उसको अगर टैक्स चुकाना है 15% टैक्स चुकाना है ना, और साल का वो 12 लाख रुपए कमा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसको लाख रुपए टैक्स देना है या 60,000 टैक्स देना है अगर उसको, तो ऐसा नहीं होता कि भैया दिसंबर महीने में पूरा इकट्ठा वो 60,000 टैक्स चुका। होता ये होता है कि हर महीने जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरी सैलरी में से एक पर्टिकुलर 10% अमाउंट जो है कट जाएगा। क्लियर है? और ये जो अमाउंट डिडक्ट होता है इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जिस सोर्स से मुझे इनकम आ रही है उससे जो है टैक्स डिडक्ट होता है। अब सरकार ऐसा क्यों करती है? तो क्योंकि एक ही महीने में व्यक्ति पर भार ना पड़े, राइट, है ना, तो वो क्या करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा टैक्स जो है वो जनता से लेते हैं। अब साल भर में मान लीजिए मैंने 10-10 हजार रुपए करके सरकार को 1,20,000 रुपए दे दिए, लेकिन मेरा टैक्स देना जो बनता है, देनदारी जो मेरी लाइबिलिटी मेरी थी वो थी 75,000 की, लेकिन इस परसेंटेज के रूल के हिसाब से मैंने 1,20,000 रुपए वो गवर्नमेंट को पे कर दिए। तो अब क्या करता हूं मैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं, और सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब टैक्स भरना नहीं है, क्योंकि टैक्स तो मैं भर चुका हूं टीडीएस कटवा के। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब है सरकार को बताना कि मैंने पिछले साल कहां कहां से कितना कमाया है, राइट, और कहां कहां कितना खर्च किया, ये सब सारी जानकारी, मतलब मेरे द्वारा किए गए सारे अर्निंग वाले और एक्सपेंडिचर वाले काम जो है वो मैं सरकार को इन्फॉर्म करता हूं। राइट, इससे होता यह कि सरकार फिर उस पर बताती है कि भाई आप पर इतना टैक्स लगेगा, और फिर उसमें से जितना टैक्स लगता है बाकी जो पैसा बचता है वो सरकार मुझे रिफंड कर देती है। आजकल तो 10 या 12 दिन में रिफंड हो जाता है, पहले 1 महीना लगता था। तो ये कहलाता है सर इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि जो टीडीएस कटता है वो प्रोफेशनल्स का कटता है, जो सैलरी पे होते हैं उनका भी टीडीएस ही बोला जाता है? जी बिल्कुल, अच्छा वो भी टीडीएस ही बोला जाता है। तो परसेंटेज कुछ मेरे ख्याल से वेरी करता है, जैसे परसेंटेज जो है वेरी करते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उस पर अलग है, कोई सैलरीड है तो उस पर अलग है, कोई प्रोफेशनल है तो उस पर अलग है। अदरवाइज बाकी गवर्नमेंट का तरीका यही है, क्योंकि देखो एक बिजनेसमैन भी है तो इकट्ठा टैक्स एक साथ पूरा नहीं भर सकता। क्लियर? उसका भी पेमेंट का सोर्स है, कहीं से 2 लाख का पेमेंट आया, कहीं से 5 लाख का पेमेंट आया, तो वो जहां से पेमेंट आता है ना उसी पर गवर्नमेंट टैक्स काट लेती थी। अच्छा यहाँ पे मैं बच्चों को एक चीज होमवर्क में देना चाहूंगा सर, वैसे तो आप बता सकते हो लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लोग भी थोड़ा सा रिसर्च करें और सेशन के बाद कमेंट में डालेंगे कि टैक्स स्लैब क्या है, न्यू टैक्स स्लैब जो आया था वो क्या है, आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनेगा, मुझे तो लगता है सर टैक्स स्लैब से क्वेश्चन अभी चेंजेस भी हुए, हुए। उसमें बता सकते हो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कितना रखा गया है, राइट, अब जो है वो टैक्स फ्री वाली जो लिमिट है वो कितनी कर दी गई है, हाँ, गवर्नमेंट ने कितनी स्लैब, वही होता है ना 0 से 3 लाख इतना है, और हाँ, वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमें कमेंट में बताएंगे वो चीज, ये आपका होमवर्क है। अच्छा अब यहाँ पर ये जो है वो कह रहे हैं कि बेसिकली उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर 2024-25 फिस्कल दैट एंडेड March 31st stood
27.02 लाख करोड़ रुपए, है ना। अब यहाँ पर ये जो है ये बिफोर एडजस्टिंग रिफंड है, मतलब ये कि वो रिफंड Adjust- अभी तक जनता को भेजा नहीं है। ओके, तो ये मतलब टोटल कलेक्शन है, ग्रॉस है, मतलब कलेक्शन 27 लाख करोड़ रुपए का है ना। अच्छा, और उसके बाद इसमें ग्रोथ जो है पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी होगी, 15.59%, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ये कितना हुआ था, 23.37 लाख, मतलब पिछले साल रिटर्न बांटने से पहले कलेक्शन ये इतना था, और इस साल रिटर्न बांटने से पहले कलेक्शन ये है, तो अपन और ग्रोथ साफ देख सकते रिटर्न बांटने के बाद ये इस है, साल इतना इसीलिए वो फिर ग्रोथ 13 पॉइंट बता रहा है, Yes. अदरवाइज वो 15% थी। तो आई 15%। होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो हो गया। चलिए तो आगे अच्छा, बढ़ते उसके हैं। बाद सिमिलरली प्रोविजनल फिगर्स फॉर नेट, मतलब आफ्टर इशूइंग रिफंड्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस जो है वो पहले हम बता चुके हैं कि भैया ये 22.26 था, मतलब इतना कटने के बाद जो है ये, और ग्रोथ भी पहले ही बता चुके हैं 13.57, तो ये इतना ग्रोथ। तो बेसिकली जब टोटल कलेक्शन आया तो वो 27 लाख करोड़ था, तो 15% ग्रोथ देखी गई पिछले साल के कंपैरिजन में, और वैसे जब रिफंड वापस दे दिया तो वो 22.6 हो तो गया। मतलब तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग जो है वो 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है वो सरकार ने क्या बांट दिया, रिफंड बांट। तो बेसिकली ग्रॉस और नेट का क्लैरिटी बच्चों को होना चाहिए कि ग्रॉस मतलब वो हो गया जो टोटल आया, और नेट हो गया जो डिडक्ट के बाद आया। ऐसा ही एक डिफरेंस मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं आप लोगों को, रेवेन्यू और प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू इज ऑल्सो द टोटल सेल्स अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड, बट द प्रॉफिट इज व्हेन यू माइनस द कॉस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू। जीडीपी में भी सर हम लोग जब कभी डिस्कस करते हैं ना, तो सेम जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही एक टर्म आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, या तो मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, जब पूरे देश का कारोबार की हम बात टोटल गुड्स एंड goods सर्विसेज and जो प्रोड्यूस services कितना भी है, लेकिन उसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं, वो सब जब हम माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन हम अपना माइनस कर देते हैं, वो नेट जीडीपी, विदेशों से जो इनकम, विदेशियों ने हमारे यहाँ जो इनकम कमाई वो सब माइनस कर देते हैं, तो फिर वो शुद्ध बचता है नेट। राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी से ही बता सकता हूँ ना, ओवरऑल आपकी सैलरी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी, और सारे डिडक्शंस होने के बाद वो सैलरी क्या है, नेट सैलरी। तो यही सकल और शुद्ध है ना, ग्रॉस और नेट। तो यही रेवेन्यू और प्रॉफिट वर्ड में डिफरेंस होता है, कभी फिलिंदा ब्लैंक्स आ जाए तो ध्यान रखना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहता है कि इट एडेड रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द एसटीटी, जो आप शेयर्स वाला बता रहे थे, जी जी, उसका अलग है। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल की कैटेगरीज हैं, हाँ, आपसे पूछा अलग अलग जाएगा कि भाई पिछले साल जो 2024-25 अभी बीता है, उसका एसटीटी टोटल कितना रहा। तो मतलब डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी 3-4 चीजें हैं, और फिर उनका अलग अलग कलेक्शन है। काफी पैसा आ रहा है सर सरकार के पास। नहीं तो ओवरऑल टोटल तो हमने देख लिया ना, काफी वो कितना है, 22। तो मतलब अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि सिर्फ 2-3% लोग टैक्स देते हैं इंडिया में, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। मतलब अगर यार 10% भी देने लग जाएं तो इंडिया तो मतलब क्या ही बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। बहुत बड़ी बात है ना सर, मैं तो ये मानता हूँ कि टैक्स देते हैं, लेकिन ना टैक्स देने वालों के लूप होल्स बहुत ज्यादा हैं, और जिनको देना चाहिए वो भी नहीं देते। देखो सैलरीड व्यक्ति तो अपना टैक्स दे ही रहा है, उसको तो देना ही है कुछ भी हो। देखो सैलरीड बोलते ही सर का हाथ ऐसे गया, मतलब हम तो दे ही रहे हैं। हाँ, हम कहाँ से छुपाएंगे भाई, हमारा अकाउंट में पैसा आता है सैलरी का, हम उसको छुपा नहीं सकते। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब मैं कभी राशन का सामान लेने जाता हूँ, महीने का ग्रोसरी खरीदने जाता हूँ, और आसपास की दुकान से मैं खरीद रहा हूँ, वो लोग तो नहीं देते। मैं 10,000 का सामान भी लेके आता हूँ तो वहां पे बिल नहीं होता है, कोई बिल नहीं है। 5,000 का सामान भी तो बिल नहीं है। अच्छा, इसीलिए आपने देखा कि जो किराना वाला है वो मना करता है कि यार पेटीएम मत करो, कैश दे दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे तरीके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ईमानदारी से अगर टैक्स पे करने पे आ जाए ना इंडिया, अगर तो बहुत बड़ा देश बन सकता है, बहुत बड़ा देश, बहुत पावरफुल देश, बहुत पैसा और समृद्ध देश। अच्छा, मैं यहाँ बच्चों से अपील करूंगा सर कि जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट दिया करो। मतलब मैं पर्सनल लेवल पे ये करता हूँ सर, मतलब मैं पेट्रोल भरवाता हूँ तो भी ऑनलाइन देता हूँ। किराना वाला जितना मर्जी कहता रहे कि भैया कैश दे जाओ, मैंने कहा है ही नहीं, तो मैं उसे ऑनलाइन ही पे करता हूँ। तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट बैंक ट्रांजेक्शन तो हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो एसटीडी जो है वो भी बढ़ा है सर, एसटीडी बोल रहा हूँ, मतलब एसटीटी जो है वो भी बढ़ा है, 53,296 करोड़ रुपए हो गया है। लास्ट फिस्कल ईयर में ये 34 था, तो काफी अच्छा कलेक्शन दिखा रहा है इस बार भी। और प्रोविजन जो है 19,000 करोड़ के आसपास का ग्रोथ हुआ है। कह रहे हैं जी ये 100.78 पॉइंट मतलब का ग्रोथ दिखाया गया जुलाई रिसिप्ट बजट में, जो कि 22.7 लाख करोड़ था।
यहाँ पर सिंपल सी बात ये हो रही है कि हमने बताया कि भैया दो तरह के टारगेट सेट किए गए। एक किया गया 22.07 लाख करोड़ का जुलाई में, राइट डायरेक्ट राइट टैक्स की बात हो रही है, पूरा डायरेक्ट पूरा डायरेक्ट है जो हमने पीछे देखा हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल उसकी बात हो रही है। तो पहले जो हमने टारगेट बनाया था ये था, ये था, है ना, तो उसके हिसाब से अभी जो हमें मिला है हाँ, ना, अभी जो हमें मिल गया 37 है, हाँ, वो जो है 37 ही हमें 26 समथिंग, है ना, अच्छा हाँ 26 मतलब ये अच्छा 22 का 26 हो गया है। ये देखिए तो हम कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 22.26 हाँ, ये जो हमने 37 वो था जो बिना रिफंड करिए दे दिया था ना, ओके। ये जो था जो हमने बाद में अपना दूसरा टारगेट अच्छा टारगेट सेट किया था, सॉरी दूसरा टारगेट सेट किया। ये तो टारगेट था। हाँ, तो बेसिकली अगर इसको कंपेयर करते हैं तो परसेंटेज आ जाता है 100, क्लियर। राइट लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करेंगे राइट, जो हमने जो दोबारा नया रिवाइज टारगेट बनाया, राइट तो हमारा जो परसेंटेज आता है वो 99.51। तो अब बच्चों आपको अगर पीयू का एग्जाम आप दे रहे हो तो वहां पर आपको जब रिवाइज्ड टारगेट वाली बात आ जाए तो आप दिमाग में रख लेना कि नहीं यार वो बाद में जो फिर से सेट हुआ है, तो रिवाइज्ड वाले में मेरा अचीवमेंट क्या रहेगा 99.51%, और अगर इनिशियल वाला है तो 100.78%। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दीज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस फिगर्स आर प्रोविजनल एंड कलेक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। अच्छा अभी तो ये प्रोविजनल है, मतलब अभी और भी बढ़ सकते हैं, राइट, परफेक्ट और फाइनल आंकड़े नहीं या जैसे एज लास्ट स्टेज रिकॉन्सिलिएशन एंड एडजस्टमेंट फॉर 2024-25 फिस्कल आर स्टिल अंडर वे, अभी भी चल रहा है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। सर मैं यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन वर्ड पर थोड़ा सा बच्चों को बताना चाहूंगा। रिकॉन्सिलिएशन वर्ड को अगर हम इंग्लिश की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मतलब होता है दोबारा से मिलन होना, है ना। जैसे फ्रेंडशिप टूट गई आपकी किसी की और अब आप दोबारा से मित्र बन रहे हैं तो आप बोलते हैं भाई रिकॉन्सिलिएशन। जैसे हम कह सकते थे कि बिफोर दिस फलगांव अटैक देयर वर साइन ऑफ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बट अब तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं देख रहा हूँ कि रिकॉन्सिलिएशन का जो मीनिंग आ रहा है वो एडजस्टमेंट के साथ लिख रहा है। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि एंड से जब भी कोई दो वर्ड जुड़ते हैं तो समझ जाया करो कि वो सिमिलर टोन के वर्ड है, यानी कि रिकॉन्सिलिएशन का जो यहाँ पे मीनिंग है वो एडजस्टमेंट से है, यानी कि फाइनली जो अभी मिलन कर रहे हैं, अकाउंट में क्या करते हैं ना, मैच करते हैं, जो बाकी है वो हाँ, पूरा फाइनल वो पूरा मैच कर रहे हैं। बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन का मतलब यहाँ पे मैच से आ गया। तो देखिए यही इंग्लिश लर्निंग है कि आप रिकॉन्सिलिएशन को इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, फाइनल एडजस्टमेंट और मैचिंग के, और जबकि नॉर्मली इसका यूज जो होता है वो मित्रता के लिए होता है, दोबारा से फ्रेंड बनने के लिए होता है। री वर्ड इसमें आ ही रहा है, आप देख सकते हैं जिस भी वर्ड में री आता है, एक ग्रामर का पॉइंट में यहाँ पे फिर से याद दिलाऊंगा बच्चों को, इंग्लिश के जिस वर्ड में री आ जाए ध्यान रखना वहां पे कभी भी ना तो आपको बैक लगाना होता है और ना ही कभी आपको अगेन लगाना होता है। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि ही विल रिटर्न बैक सून, तो भैया रिटर्न का मतलब ही वापस आना है, उसके आगे बैक लगाने की जरूरत नहीं है। और काफी सारे टीचर्स को भी सुना होगा रिपीट अगेन, तो ये बहुत जल्दी मुंह से निकल जाता है, तो रिपीट अगेन भी इंग्लिश में गलत होता है और आपके पेपर में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं सर। तो मतलब अभी और पैसा सरकार को मिल सकता है, तो मतलब अपना जो नया टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने वो भी अचीव कर सकती है वो मे बी, मतलब ये 10,000 करोड़ रुपए का गैप है। अगर हाँ, आप यहाँ ये से काफी गौर से बड़ा देखें गैप है तो वैसे तो, हाँ 22,37,000 करोड़ है और ये 22,26,000 करोड़ है। राइट, तो आप सीधा सीधा मान लें कि लगभग 11,000 करोड़ रुपए का गैप ये बहुत बड़ा है। ये हाँ कुछ हद तक जो है भरेगा जरूर, हाँ, फायदा होगा, जो भी होगा हम प्रॉफिट में ही है। हाँ, पहले मतलब सरकार को फायदा हो तो अच्छा ही है देश के लिए। द डाटा शोज दैट द टैक्स डिपार्टमेंट इशूड द हाईएस्ट एवर रिफंड ग्रोथ, जो हम आप बता रहे थे 4 लाख करोड़ के आसपास ये बांटा गया है वापस लोगों को। बिल्कुल, जो टैक्स रिफंड बांटा गया है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर है। ये मैं बच्चों के साथ सर अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप भी शेयर करें कि क्योंकि ये लोग भी फाइनली जॉब पर जाएंगे और नौकरी करेंगे तो इनका भी टैक्स कटेगा, तो मैं इनको बता दूं कि बड़ा अच्छा लगता है यार जब वापस आता है, मतलब ऐसा लगता है एकदम से कहाँ से आ गया, लॉजिक उसका हमने तो साफ कुछ है ना करा ही सर, नहीं कि था। हम पूरे साल भर पैसा नहीं जोड़ पाते। हाँ, हम पैसा नहीं जोड़ पाते हैं और सरकार हमसे थोड़ा थोड़ा टैक्स लेती है 12 महीने तक, और फिर अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत जो भी दे के हम हमने अपना वापस 1.5 लाख रुपए मान लो या 2 लाख रुपए जो भी है टैक्स चुकाया, और उसमें से अगर हमारे पास 70,000 रुपए वापस आ जाए तो बड़ा अच्छा सरकार ने बोला कि नहीं तुम्हारा तो 31 ही बनता है। हाँ, तो ये हर तो बार बड़ा होता अच्छा, है, मतलब अपना तो जो साल का जो ट्रेवलिंग पैकेज होता है वो वहीं से निकलता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो
तो ये हो गया, ये 26.4% का इंक्रीज इसमें देखा गया, यानी कि लोगों को काफी पिछली पैसे बार जो हमने रिफंड किया था जनता को, मतलब सरकार ने रिफंड के हाँ। तौर पर टैक्स रिफंड, वो 3,78,000 करोड़ का किया था, मतलब Right. 4.25 लाख करोड़ का। अब ये 5.25 लाख करोड़, मतलब तो कि पूरा 1 लाख करोड़ का इंक्रीज, 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी बात है। मतलब सरकार भी पूरा ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है, ऑनेस्टी के साथ कर रही है। इसका मतलब ये भी है ना सर कि इस बार ज्यादा लोगों ने टैक्स भरा है। ये और भी है ना? अगर ये पॉजिटिवली चलता रहे तो मुझे लगता है कि हम मतलब अमेरिका कलेक्शन भी ज्यादा बड़ा है, तो रिफंड भी टैक्स बड़ा है, इसका रिफंड मतलब ज्यादा लोगों ने टैक्स टैक्स भरा है। तो अगर ये चीज कंटिन्यू होती रहे तो यार हमारा देश भी अमेरिका जैसा हो सकता है, हम भी मतलब कहीं पीछे नहीं है उनसे, बिल्कुल बिल्कुल। पैसा बहुत है हमारे पास भी। The gross direct tax collection has exceeded the budget target of 22.37 lakh crore, and the income tax department was able to achieve these high numbers even after issuing a record 4.76 लाख करोड़। तो बांटने के बाद भी टारगेट काफी हद तक अचीव कर पा रहे हैं, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कमिटमेंट किया था टैक्स पेयर को कि वो उनके साथ रहेगा। स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी के सपोर्ट में रहना, ठीक है, स्टैंड बाय देम एंड देयर राइटफुल क्लेम्स विल बी ऑनर्ड। तो राइटफुल क्लेम जो लोगों ने करे उनको वो वापस दिया गया, और ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में सरकार ने यहाँ पर काम किया, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है। आगे बढ़ते हैं सर। अगर फिगर्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि कंपनी का जो टैक्स था वो इस समय 9,86,719 करोड़ रहा। तो सर मैं देख रहा हूँ ट्रेडिंग में ज्यादा टैक्स आ रहा है गवर्नमेंट को। सर देखिए, बेसिकली आपने यहाँ पर दोनों ही फिगर्स को कंपेयर किया और आपने बार बार ये फिगर्स देखे हैं। एक्चुअल में हमें जो प्राप्त अच्छा नहीं, हुआ कम है, है, कम है, हमें 53,000 है। नहीं, हमें जो एक्चुअल में पूरा प्राप्त हुआ है वो वो कितना हुआ है? 22.26 लाख 22.6 मिला है ना। अच्छा, इसमें ये हमें मात्र 53,000 करोड़, 53,000 मतलब है। 1 लाख करोड़ से भी कम मिला कम मिला है है। ना। तो ये हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया। अब ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा है, ये जो corporate। 9,86,000 ये कॉर्पोरेट दे रहा है। ये कॉर्पोरेट दे रहा है। तो अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो तो नॉन कॉर्पोरेट जो है, नॉन कॉर्पोरेट अभी देखते हैं, आगे आएगा। यहाँ पर ये रहा 12,72,516 करोड़, है ना। ये ग्रॉस है सर, ये ग्रॉस। अच्छा ये ग्रॉस है कॉर्पोरेट का। ये कॉर्पोरेट का ग्रॉस ओके, है। कमिंग टू नॉन कॉर्पोरेट टैक्स, मॉप अप ड्यूरिंग ये इतना रहा मतलब इंडिविजुअल्स की इनकम जो है ना, हाँ बिजनेसमैन की इनकम हो चाहे हमारी इनकम हो, हाँ, वो वो ज्यादा टैक्स दे रही वो ज्यादा दे रही है ना। यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों का टैक्स आ रहा है हमारे पास कितना, तो अगर ओवरऑल हम उनका रिफंड जो है वो अभी उन्हें नहीं लौटाया है, फिर हम देखें तो 12,72,516 क्लियर है। और अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स का जो टैक्स आ रहा है, जिन्हें हम नॉन कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, वो आ रहा है 11,82,000, मतलब 11,82,000 करोड़ रुपीस आ रहा है। मतलब ये कि इंडिविजुअल वाला टैक्स जो है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स जो है, वो हमें ज्यादा मिल रहा है ना। उसमें ग्रोथ आया कितना, 17% का ग्रोथ आया। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो 88.3% का ग्रोथ है। राइट, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब आई है मॉप अप। तो मॉप अप का मतलब होता है जो भी रिमेनिंग है उसको कंप्लीट करना। तो रिमेनिंग जो इतना भी कलेक्शन होगा वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो इतना आ रहा है ना। मॉप माने पोछा होता है, पोछा मारते हैं जो घर में, तो मॉप अप करते हैं तो क्या पूरा साफ कर देते हैं। तो पूरा सफाई करने के बाद ये फिगर आ रही है यहाँ पर। और द टैक्स बॉयंसी फैक्टर which is the rate of direct tax to the growth of GDP was registered at 1.57%। सर ये क्या है? टैक्स बॉयंसी फैक्टर का मतलब है सर, जब हम अपने टैक्स कलेक्शन जीडीपी से, ओके, हाँ, मतलब हमारा जीडीपी का मतलब होता है देश का टोटल कारोबार, Total फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड Services produced विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री पर्टिकुलर टाइम पीरियड, राइट। है ना। तो अगर एक टाइम में जो भी देश ने कारोबार किया है वो क्या है, हमारे देश की जीडीपी। अच्छा, अब उसमें से हमारे देश की गवर्नमेंट ने टैक्स कितना कमाया है ना, तो उसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है आपका बॉयंसी, है ना। वो क्या हाँ, तो वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, टैक्स बॉयंसी। मतलब जीडीपी के कंपैरिजन में जो है आपका जो टैक्स का रेशियो है वो कितना आ रहा है। ओके, अच्छा, तो जो पहले 1.54 था, है ना, पिछली बार की बात करें 23-24 में 1.54 था, और अब 24-25 में कितना हो गया, 1.57। मतलब ये कि फिगर्स बड़े ही हैं, आंकड़े बड़े ही हैं, ये ग्रोथ को दर्शा रहे हैं। ये 5% हो जाए तो मतलब मुझे लग रहा है फिर तो हमारे जो रोड के साइड में ग्रिल लगी होती है ना, वो स्टील की नहीं होगी, वो चांदी की लगानी पड़ेगी, इतना होगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। बॉयंसी वर्ड पर मैं फोकस चाहूंगा बच्चों का। देखिए बॉयंसी का
लिटरल मीनिंग अगर वर्ड का देखेंगे आप, नाउन है ये, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लोट, एबिलिटी टू फ्लोट, पानी के ऊपर फ्लोट होने की जो एबिलिटी होती है उसे बुयंसी बोलते हैं। लेकिन अगर फिगरेटिवली आप इस वर्ड को देखेंगे तो इसका मतलब है चीयरफुलनेस। यहाँ पे ये चीयरफुलनेस के सेंस में यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अच्छा टैक्स कलेक्शन हो रहा है। जी जी। इसका एडजेक्टिव होता है बॉयंट, तो अगर आप बहुत चीयरफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो आपको बॉयंट बोला जा सकता है। बाकी बॉयंसी का मतलब इकोनॉमिक्स में अगर मैं देखूं तो वो आर्थिक वृद्धि भी सेंस आता है सेंस इसका। आता है। तो 3 मीनिंग है इसके लिए, एबिलिटी टू फ्लोट ऑन वाटर, चीयरफुलनेस जो जनरली हमारी होती है, जैसे आपकी मान लो किसी का कुछ लॉटरी लग गया तो, या कुछ अच्छा हो गया तो वो चीयरफुल है। तीसरा आर्थिक वृद्धि, जो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर आर्थिक वृद्धि का यहाँ मीनिंग। बाकी सर मुझे तो मतलब ये आर्टिकल पढ़ के बड़ा मजा आया, लेकिन एक बात बोलने का बहुत मन कर रहा है मुझे कि सच में अगर इंडिया की जो जनता है, इंडियन सिटीजन्स जो हैं, अगर वो अपना टैक्स ईमानदारी से पे करना शुरू कर दें, है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर गवर्नमेंट बोल सकती है कि आपके लिए एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री, मेडिकल टोटल फ्री है आपके लिए, फिर हम आपके UK का लिए मॉडल फॉलो कर हाँ, सकते फिर आपके लिए ट्रेवल ट्रेन वगैरह जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, कुछ नॉर्डिक कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर बस और ट्रेन भी फ्री है। हैं। क्लियर है? तो फिर बात वो आ जाती है ना, फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा बोल दे कि एक काम करो आप ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स ही चुकाओ, डायरेक्ट टैक्स टोटल फ्री। आपको पता है सर, डायरेक्ट टैक्स को खत्म करने पर भी विचार कर रही है सरकार। हमने आज जो इतना डायरेक्ट टैक्स पढ़ा ना, 22 लाख करोड़ का मिला है, सरकार इसको खत्म करने पर विचार कर रही है। हालांकि उसका सीधा सा लॉजिक ये है कि फिर सरकार सिर्फ आपके खर्च करने पर आपसे पैसा लेगी, कमाने पर कोई टैक्स नहीं लेगी। घुमा फिरा के बात एक है, लेकिन सिर्फ इतनी बात है ना कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को टैक्स वसूलने, लोगों को पकड़ने, टैक्स चोरी वगैरह वो सबको नहीं करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा, पैसा उतना मिलेगा सर, है ना। तो अगर हम सब ईमानदारी से अच्छा करते हैं तो उसके आउटकम्स डेफिनेटली हमको निकल के आते हैं। आज एक ब्रिज का निर्माण होता है, या कोई नई ट्रेन शुरू होती है, नया कोई मेट्रो लाइन शुरू होती है, तो ये सब हमें ही खुशी देती है, हमें ही सुविधाजनक बनाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि टैक्स जो है वो हम सबको ईमानदारी से भरना चाहिए। मैं तो भरता हूँ, बाकी आप बताइए। हाँ नहीं, मैं तो सर यही कहूँगा, इट्स द पीपल, इट्स द पीपल ऑफ द कंट्री विच मेक देयर कंट्री, है ना। आप मैं अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ बिकॉज आई वर्क विद अमेरिकन्स, और मैंने उनके अंदर पेट्रियोटिज्म देखा है सर। मुझे लगता है हम इंडियंस के अंदर वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम कहीं ना कहीं, ठीक है पेट्रियोटिज्म हमारे अंदर भी, इंडिया पाकिस्तान हो जाता है तो सबका पेट्रियोटिज्म जाग जाता है, लेकिन जो फंडामेंटल लेवल पे पेट्रियोटिज्म है ना, वो मिसिंग है। अब इससे मैं चाहे लालच बोल लूं, चाहे ईमानदारी कह लूं, है ना, ग्रीड हो या ऑनेस्टी हो, उस लेवल पर आके ईमानदार होना चाहिए कि भले ही मेरा नुकसान हो जाए, देश का नहीं होना, देश का नहीं होना चाहिए। चलिए सर, तो विद दिस नोट आई गेस विल रैप अप द सेशन। बाकी हमारा RRB पंचायत 1.0 बैच लॉन्च हो गया है, 28 से इसमें क्लास स्टार्ट है। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं, सोचो मत, स्टार्ट करना है तो पूरा कैलकुलेट कर लो, पूरा देख लो कि यूट्यूब क्लास, बाकी और कोई बैच भी आपने ले रखा है तो कैसे मैनेज करना है, ये लेना है या नहीं लेना। वैसे प्रायोरिटी तो इसी बैच को देनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और बाकी सब क्लासेस एज यूजुअल चली रही है। इसमें आप सभी को पता है एडिटोरियल हमारा 8:30 रहता है, द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल, जिसमें हम रोज एक आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है। 12:15 पर इंग्लिश की क्लास होती है जिसमें हम बैंक ओरिएंटेड क्वेश्चन करते हैं, और 9:30 पर आपका करंट अफेयर होता है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास एज यूजुअल चल रही है, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट, टाइम टू बिड एडियू। थैंक यू वेरी मच यादविन सर फॉर कमिंग टू द शो। विल सी यू नेक्स्ट वीक, सेम प्लेस, खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल फॉर बैंक एग्जाम, same show, the Eco English, and with the same experts. Till then, take care. See ya.